नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेस कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम पढ़ रहे थे विज्ञान विषय के बारे में, जो कक्षा 10 की विज्ञान है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल पहला जो लेसन था रासायनिक अभिक्रिया वो क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। परंतु परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए जो आगे के महत्वपूर्ण पाठ है, जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, सवाल आते हैं, तो बच्चों को उसमें थोड़ी सी क्या होती है, कठिनाई होती है। तो परीक्षा अपनी क्या नज़दीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो न्यूमेरिकल वाले फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो सबसे पहले कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो जाए और उनको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, तो उनका जो पेपर हो वो क्या हो, अच्छा हो। इसके लिए हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ में हम क्या करते जाएंगे, न्यूमेरिकल करते जाएंगे। आपको पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे रखना है। तो क्योंकि आपको पता ही है फिजिक्स वाले पोर्शन से 3 से 4 पक्के न्यूमेरिकल आएंगे। तो आज जो हम अपना पहला जो लेसन अध्याय फिजिक्स पार्ट का जो हम शुरू करेंगे वो है विद्युत धारा। कौन सा है? विद्युत धारा। तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, साथ में थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ में हम क्या पढ़ेंगे, साथ साथ में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अपना जो पार्ट है विद्युत धारा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्युत धारा के अंदर सबसे पहले जो मेन जो पार्ट है वो होता है आवेश। तो आवेश के बारे में आपको जानना क्या है, जरूरी है। आवेश के बारे में जानना जरूरी है। आवेश के बारे में जानोगे तभी आप किसके बारे में जानोगे, विद्युत धारा के बारे में। क्योंकि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जो आप लाइट बोलते हो वो लाइट विद्युत धारा नहीं होती। लाइट क्या होता है? लाइट तो प्रकाश होता है, प्रकाश होता है जो किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा भी होता है, होता नहीं होता। जो विद्युत ऊर्जा प्रकाश की ऊर्जा में बदलती है वो प्रकाश क्या है, लाइट है। यानी जो रोशनी उत्पन्न करे, अंधकार को दूर करे, वो क्या होता है, लाइट होता है। जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है, तो वो क्या होता है, प्रकाश होता है, जिसका क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। और क्या होता है, अपवर्तन होता है। समझ आई बात? तो आज हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है भाई? विद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी प्रति सेकंड किसी वस्तु में से कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वो क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। तो आवेश नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आवेश नाम आ रहा है। तो इससे पहले अपने को क्या जानना आवश्यक है, अभी आवेश क्या है, आवेश है क्या है, चार्ज क्या है। तो आवेश के बारे में थोड़ा जानना क्या है, आवश्यक है। तो सबसे पहले अपने जो लेसन का नाम है वो क्या रहेगा, विद्युत धारा। क्या नाम रहेगा, विद्युत धारा। तो साथ में आप दोस्तों समझिएगा, साथ साथ में आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे और साथ साथ में हम क्या कराएंगे, थोड़ी बड़ा पार्ट करवाएंगे। तो आवेश क्या होते हैं भाई? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आवेश। क्या पढ़ेंगे? आवेश। तो आवेश होता क्या है भाई? आवेश क्या होता है? पदार्थ का वह गुणधर्म, पदार्थ का वह गुणधर्म। कोई पदार्थ होता है उसका वह गुणधर्म, वह गुणधर्म जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वह गुणधर्म जो विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड व चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, उत्पन्न करे, क्या कहलाता है भाई? आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। दोनों ही किस प्रकार के, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय बल होता है और विद्युतीय बल होता है। दोनों ही किस प्रकार के बल है? आकर्षण प्रकृति के बल है। कौन से बल है भाई? आकर्षण प्रकृति के बल है। तो कोई आवेश होगा, वो आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? आवेश एक तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और एक कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। मान लो ये विद्युत क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके क्या होगा, बिल्कुल लंबवत होगा, इसके 90 डिग्री के अंदर होगा। तो आवेश किसे कहेंगे? आवेश वह पदार्थ का गुणधर्म होता है जिसके द्वारा इसके आर बार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यानी जहां पर आवेश विद्यमान होगा वहां पे विद्युत का भी प्रभाव होगा और चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव होगा। यानी जहां पे आवेश होगा तो वहां पे आप चुंबकीय सुई को लेके जाओगे, जो मैग्नेटिक सुई आती है उसको आप लेके जाओगे तो उसके अंदर क्या आएगा, विक्षेप आएगा। विक्षेप का अर्थ होता है उसकी जो चुंबकीय सुई होती है वो या तो साउथ या नॉर्थ, दो दिशा में होती है। चुंबकीय सुई यानी चुंबक की दिशा जो होती है वो क्या होती है, नॉर्थ और साउथ होती है। तो उसकी सुई में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। तो जैसे विक्षेप आएगा इससे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। समझ में आई बात? तो आवेश पदार्थ का वह गुणधर्म होता है जो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। हमें कैसा पता चलेगा कि किसी तार में आवेश प्रवाहित हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो आप किसी तार में जहां पर आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके पास में चुंबकीय सुई लेके जाओगे
तो चुंबकीय सुई में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। क्या आएगा, विक्षेप। विक्षेप का अर्थ है वो चुंबकीय सुई अपने स्थान से क्या करेगी, हिलेगी। हिलेगी वो या तो उत्तर दिशा की तरफ जाएगी या दक्षिण दिशा की तरफ जाएगी। समझ में आई बात। तो ये तो हो गया आवेश के बारे में। आवेश के प्रकार कितने होते हैं अभी, सबसे पहले प्रकार आवेश के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार। आवेश के प्रकार कितने, दो होते हैं। एक होता है प्लस आवेश और एक होता है माइनस आवेश। आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा, कौन सा, परमाणु वाला पाठ। परमाणु वाला पाठ पढ़ा है। तो परमाणु के दो भाग, तीन भाग होते हैं वैसे तो, परंतु परमाणु के वे दो भाग जिसमें आवेश होता है तो कौन से होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई प्रकार का आवेश नहीं होता ना। तो न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में क्या उपस्थित होता है, आवेश से उपस्थित होता है। प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, धनावेशित। कैसा होता है, धनावेशित। कैसा होता है, धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित। क्या होता है, ऋणावेशित होता है। और दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, आकर्षण। क्या पाया जाता है, आकर्षण। इसी प्रकार आपने पढ़ा था बोर का नियम कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के चारों ओर, सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु की जो वर्ताकार कक्षा है उसके अंदर क्या लगाता रहता है, चक्कर। क्या लगा रहता है, लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो देखिएगा आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लस आवेश को बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और एक होता है माइनस आवेश। माइनस आवेश को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो होगा माइनस और प्रोटॉन होगा प्लस है। इनके ऊपर कुल आवेश कितना होता है भाई, प्रोटॉन का मान कितना होता है, प्लस। क्योंकि ये क्या है, प्लस 1.6 इंटू 10 की घात कितना होता है, -19 कूलाम। तो आपको पूछ ले कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता तो प्लस है, पर होता कितना है, इसका मान कितना होता है, तो प्लस 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का मान तो इतना ही होता है। अंतर क्या होगा, अंतर यहाँ पे होगा चिन्ह का, साइन का अंतर होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो Q बराबर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यह होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये होता है प्रोटॉन पर आवेश। तो आवेश का प्रकार दो प्रकार का, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस होता है वो प्रोटॉन होता है, उसका मान कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है। जो माइनस आवेश होता है उसका मान होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है। तो देखिएगा यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत समझ में आया क्या, ये तो हो गया अपना सबसे साधारण परिचय किसके बारे में, आवेश के बारे में। आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम है। और प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, तो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये कूलाम क्या है भाई, ये कूलाम आवेश का क्या है, मात्रक है। इसके अंदर आवेश को क्या किया जाता है, मापा जाता है। जैसे वजन को या द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या होती है, किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। भार को मापने की इकाई क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या होती है, किलोग्राम। उसी प्रकार आवेश को मापने की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। अब देखिएगा हम आवेश का सूत्र विस्थापित करते हैं, सूत्र को स्थापित करेंगे। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, यहां तक किसी कोई दिक्कत साथ साथ में आप लिख सकते हो। तो आवेश का सूत्र, आवेश का सूत्र, आवेश का सूत्र क्या होता है, तो आवेश का सूत्र, आवेश का सूत्र क्या होता है भाई, वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की या त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, आवेश। क्या कहलाती है, आवेश है। तो वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, या त्यागने की प्रवृत्ति, आवेश की मात्रा कहलाती है, मात्रा कहलाती है। यानी आपको पूछ दे कि ये वस्तु है, इसने इतने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, तो उस पर क्या आ गया, आवेशों की संख्या आ गई भी, इतनी मात्रा में इसने आवेशों को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब कोई वस्तु आवेशों का त्याग करती है, यानी कोई वस्तु आवेश का त्याग करती है, कोई तत्व आवेश का त्याग करता है, तो उस पर तो आता है प्लस। क्या आता है, प्लस। यानी त्यागने वाला क्या होता है, धनवान। क्या होता है, धनवान। और जो धनवान होता है उस पर क्या आएगा, धनावेश। क्या आएगा, धनावेश। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, क्या करती है, ग्रहण करती है, तो ग्रहण करती है उस पर क्या आएगा, ऋण। क्या आएगा, ऋण। यानी वो क्या कर लेगी, कर्जा कर लेगी, तो उसके ऊपर क्या आएगा, ऋण। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उस पर तो आता है ऋण आवेश, यानी माइनस चार्ज आता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस आवेश आता है, यानी धनावेश आता है। समझ में आई बात है।
तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने और त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, आवेश की मात्रा। तो किसी वस्तु ने कितने आवेश ग्रहण किए, कितने त्यागे हैं, उसको अपन कैसे दर्शा सकते हैं, तो Q बराबर सूत्र क्या होता है, अन्य E, यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस। प्लस कब आएगा, जब वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी तो आएगा Q बराबर है प्लस अन E, क्या आएगा, प्लस अन E। अन क्या है, यहाँ पे आवेश की संख्या है, आवेश की संख्या है, अन क्या है, यहाँ पे आवेश की संख्या है, समझ में आई बात। और इलेक्ट्रॉन E बराबर क्या आएगा, E बराबर आएगा इलेक्ट्रॉन पर जो कितना चार्ज होता है। तो देखिएगा, तो प्लस कब आएगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी, और Q बराबर माइनस अन E कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉनों को कोई वस्तु ग्रहण करेगी। जैसे मान लो NaCl है, NaCl है, तो आपको पता है सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 11 पे। क्लोरीन कितने पर आता है, पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर पे आता है। तो आप इसका अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करोगे तो आपको पता है कि पहले कोष में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, 8 आएंगे। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। इधर क्लोरीन का अपने अष्टक पूर्ण करते हैं, तो देखिएगा ये आपको 9th क्लास में बताया गया है। 9th क्लास का जो लेसन है उसके अंदर आपको बताया गया क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में 7 आ गए। अब देखिएगा, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, यानी अपनी कक्षा पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। कितने चाहिए, 7। और इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। कितना चाहिए, 1। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी तत्व तभी स्थायी हो सकता है, आयन या यौगिक तभी स्थायी होगा जब उसकी कक्षा क्या होती है, पूर्ण होती है। कैसी होती है, पूर्ण होती है। तो यहाँ पे इसको अपनी कक्षा पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो भाई, किसी से 7 लेना चाहिए या अपना 1 देना चाहिए। अब इसको तो 7 चाहिए और उसको 1 चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देगा, दे देगा। इसको क्या कर देगा, दे देगा। इसके पास क्या हो जाएंगे, 8। तो ये दे रहा है ना, सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम पर तो आता है +1। क्या आता है, +1। और क्लोरीन इससे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ पे आएगा -1। क्या आएगा, -1। तो इस पे आएगा ऋणावेश। क्या आएगा, ऋणावेश। कितना, -1। कितना आएगा, -1 इंटू 1.10⁻⁻19 कुलाम आवेश इसके ऊपर आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। क्योंकि विद्युत धारा में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। आवेश 2 प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, और दोनों आवेश होंगे तभी विद्युत धारा का क्या होएगा, चालन होएगा। समझ में आई क्या बात, यहाँ तक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो अन है, ये अन क्या है, अन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों को तत्व ने दान किया और कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। तो ये अन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो यहाँ पे ई है, वो ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 है कूलाम। तो ई क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और अन्य क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है। आवेश क्या होता है भाई, किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या उत्पन्न करे, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। फिर हमने पढ़ा आवेश की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, कि वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और त्यागने के गुण को क्या बोलते हैं, आवेश की मात्रा बोलते हैं। आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, Q बराबर है +- अन E। इससे न्यूमेरिकल आता है, इस सूत्र पे न्यूमेरिकल आता है, Q बराबर +- अन E। यहाँ पे प्लस कब आएगा, जब कोई धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी। धातु में क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी तो यहाँ पे प्लस आएगा। माइनस कब आएगा, जब कोई अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। अधातु में क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। क्लोरीन क्या है, अधातु है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर माइनस आएगा। अन्य क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आवेश का मात्रक पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, बहुत बार आवेश का मात्रक है वो पूछ लेते हैं। मात्रक का अर्थ होता है बेटा किसी वस्तु को मापना। मात्रक अर्थ क्या होता है, मापना। भी अपने दुकानदार के पास में गए तो हम उसको ऐसे थोड़ी कहेंगे भी कोई सामान लेने के लिए जाना है तो गुड़ दे दो, तो वो पूछेगा कितना दे दें, तो हम उसको माप बताएंगे गुड़ की। भी गुड़ को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम दे दो, 2 किलोग्राम दे दो, ऐसे बोलेंगे ना। तो इसी प्रकार आवेश को मापने के लिए कोई ना कोई तो यूनिट होगी। तो यूनिट क्या है भी, आवेश क्या, मात्रक क्या है, आवेश की इकाई क्या है, आवेश का मात्रक। एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट पूछ सकते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, अस्थायी मात्रक। स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है इसकी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम। क्या होती है, कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। से अपने किस से दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। क्या होता है, कूलाम। आवेश का सीजियस मात्रक, सीजियस का अर्थ क्या होता है, अस्थायी से
अलावा 3 पद्धतियों में किसी वस्तु को मापते हैं, सीजीएस, अमकेस और एफपीएस। भौतिक जो राशियां होती हैं उनको मापने की 3 प्रकार की पद्धति प्रचलित है, सीजीएस, अमकेस और एफपीएस, और उसके द्वारा एसआई। एसआई क्या है? एसआई तो पूरे विश्व स्तर पर जिसको एक माना जाता है वो क्या होती है? एसआई, यानी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो तो। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है भाई? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम, जिसको किससे दर्शाते हैं? एस सी से दर्शाते हैं। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब अपने को एक कूलाम की परिभाषा याद करनी है, एक कूलाम की परिभाषा याद करनी है। तो देखिएगा आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? क्यू बराबर है एन ई। क्या होता है? क्यू बराबर है एन ई। तो अपने को क्या ज्ञात करनी है? एक कूलाम आवेश की परिभाषा। तो अन को इधर लेके आएंगे तो अन बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ई। क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ई। तो क्यू यानी एक कूलाम आवेश की अपने को क्या ज्ञात करनी है? परिभाषा। तो अन बराबर क्यू का मान कितना रखना है? एक कूलाम। कितना रखना है? एक कूलाम। ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो देखिएगा जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, अब देखिएगा कोई भी संख्या जब बट्टा में होती है और माइनस में होती है, जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 की पावर -19 है, इसको अपने ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी 1 कूलाम बट्टा में 1.6। अब ये बट्टा में 10 की पावर -19 है ना, इसको बट्टा से अपने ऊपर लेके जाएंगे तो ये चली जाएगी इसके गुणा में, और ऊपर वाली संख्या हो जाएगी प्लस की 19। किसकी हो जाएगी? प्लस की 19। किसकी हो जाएगी? प्लस की 19। और जब हम इनका भाग देंगे तो इसका मान आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर है 18। 10 की पावर है 18। इसके अंदर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम आवेश की यहाँ से परिभाषा क्या आ जाएगी भी? एक कूलाम आवेश की परिभाषा है क्या आएगी? एक कूलाम आवेश की परिभाषा आएगी कि एक कूलाम आवेश वह मात्रा होती है जो वस्तु द्वारा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन लेने या देने से प्राप्त होती है। तो एक कूलाम आवेश क्या होगा भाई? देखिएगा हमें एक कूलाम आवेश की परिभाषा ज्ञात करनी है। तो Q बराबर क्या होता है? अन ई। अन क्या है? इलेक्ट्रॉनों को लेने और देने की संख्या। अपने को तो एक ही कूलाम की ज्ञात करनी है, यानी एक कूलाम हमने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए। तो देखिएगा अन को इस तरफ लेके आए तो ये Q चला गया इस तरफ, तो Q बटा ई। Q क्या? आवेश कितना? एक कूलाम। कितना? एक कूलाम। ई का मान आपको पता ही है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है कूलाम। जब 10 की पावर -19 कूलाम को इसके ऊपर लेके गए तो ये माइनस का किस में बदल गया? प्लस में बदल गया। जब इसको अपने भाग देंगे तो ये क्या आएगा? 0.625 इस प्रकार से आएगा, 0.625 आएगा। तो 0.625 जब इसका मान आएगा तो अपने 0.625 को इंटू 10 की पावर है -19 कूलाम इस प्रकार मान आएगा, तो सॉरी प्लस 19 कूलाम। अभी 6 को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से एक संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 6.25 इंटू ये 10 की पावर क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 इलेक्ट्रॉन 18 कूलाम ये क्या हो जाएगा? आवेश। तो एक कूलाम आवेश की जो परिभाषा होगी तो एक कूलाम आवेश पदार्थ आवेश की वह मात्रा है जो कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे या ग्रहण करे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18, या इसको 62.5 कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 17। तो एक कूलाम आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक कूलाम आवेश की परिभाषा, आवेश की परिभाषा क्या होगी भाई? परिभाषा क्या होगी एक कूलाम आवेश की? एक कूलाम है आवेश, एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है कि वह मात्रा है जो वस्तु द्वारा कितने भाई? 6.25 इंटू 10 की पावर है 18 इलेक्ट्रॉन को त्यागे या ग्रहण करे। तो यहां से एक कूलाम आवेश की परिभाषा आ जाएगी। तो एक कूलाम आवेश की परिभाषा क्या होगी? यानी कोई वस्तु क्या कर रही है? मान लो सोडियम क्लोराइड है, तो कोई वस्तु है वो एक कूलाम आवेश कब होगा उसके ऊपर? वो वस्तु 6.25 इंटू 10 की घात 17 इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा? एक कूलाम। अगर कोई वस्तु है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा? एक कूलाम। हम कह देंगे उस पर कितना आवेश आ गया? एक कूलाम। तो मेरी बात, इसी को जब आप मान लो ऐसा भी हो सकता है
अब 6.25 इस 2 को इधर लेके आओगे तो 62.5 इंटू 10 की पावर ये क्या हो जाएगा 17। यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। समझ में आई बात? क्योंकि बट्टे में हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट को हटाने के लिए बट्टे में क्या लगाना पड़ेगा 10 से ये एक घात क्या होगी कटेगी। फिर इसको 625 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी 10 की घात 16। ये तीनों ही मान क्या है सही है बेटा, क्या है सही है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये तो हो गया आवेश। आवेश के बारे में हमने पढ़ा कि पदार्थ का वह गुण जो क्या उत्पन्न करे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, क्या कहलाता है आवेश कहलाता है। फिर हमने पढ़ा कि आवेश है वो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस को बोलते हैं प्रोटॉन यानी धनात्मक, माइनस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणात्मक। मान कितना होता है इनका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन है तो प्लस लगेगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगेगा। फिर आवेश की मात्रा के बारे में पढ़ा तो आवेश की मात्रा क्या होती है कि वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी आवेश की मात्रा। इसका सूत्र क्या होता है Q बराबर N E। Q बराबर क्या होता है N E। फिर हमने पढ़ा कि 1 कूलाम आवेश की मात्रा कितनी होती है भाई, 1 कूलाम आवेश की मात्रा वह मात्रा होती है जब कोई पदार्थ होता है, कोई वस्तु होती है, वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागती या ग्रहण करती है 6.25 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन को त्यागती है या फिर ग्रहण करती है, या फिर 62.5 इंटू 10 की पावर 17 या फिर 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और ग्रहण करती है। तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा भैया 1 कूलाम आवेश से हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया आवेश के बारे में। अब अपने विद्युत धारा के अंदर आते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए था, आवेश पता होना चाहिए था। अब अपने किस में आते हैं, विद्युत धारा में आते हैं। किस में आते हैं, विद्युत धारा में आते हैं। यहाँ से अब भाई विद्युत धारा आपकी क्या होगी, आरंभ होगी, विद्युत धारा आरंभ होगी। तो देखिएगा सबसे पहले विद्युत धारा और परिपथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले विद्युत धारा में आप क्या पढ़ोगे, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, ये परिपथ क्या होता है, परिपथ का अर्थ क्या होता है, रास्ता। क्या होता है, रास्ता। क्या होता है, रास्ता। और विद्युत का अर्थ होता है विद्युत के लिए। विद्युत क्या करेगी, कोई ना कोई रास्ते से आएगी ना, विद्युत कोई ना कोई रास्ते से आएगी, सही नहीं आएगी क्या। विद्युत के आने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई रास्ता चाहिए, कोई पथ चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ कैसा होना चाहिए, उसका अपने को क्या आना चाहिए, डायग्राम। एग्जाम में सबसे पहले आ सकता है कि विद्युत परिपथ का डायग्राम बनाइए, या फिर निम्न में से बताइए विद्युत परिपथ का डायग्राम ये सही है कि गलत है। तो आपको विद्युत परिपथ का डायग्राम आना चाहिए और इसकी परिभाषा आना चाहिए। तो पहले आपको पूछ रहे हैं विद्युत परिपथ क्या है। तो विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। किसी विद्युत धारा के लिए, यानी किसी विद्युत धारा के लिए, किसी विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए, धारा के लिए सतत का अर्थ होता है लगातार, अर्थ होता है लगातार या बंद, या बंद, सतत या लगातार बंद। पथ को क्या बोलते हैं, पथ को क्या बोलते हैं, पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ है कहते हैं, विद्युत परिपथ है कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई मान लो विद्युत धारा है, अब मान लो मेरे पास ये क्या है, मार्कर है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या आ रही है, विद्युत धारा आ रही है, ये मार्कर है, यहाँ से यहाँ तक क्या आ रही है, विद्युत धारा। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या चाहिए, रास्ता। क्या चाहिए, रास्ता। रास्ता क्या होगा, मान लो तार। क्या होगा, तार, धातु का तार होगा। अब मान लो ये क्या होना चाहिए, एक तो सतत होना चाहिए यानी लगातार होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा आ रही है, मैंने इस तार को बीच में से काट दिया, क्या विद्युत धारा आगे प्रवाहित होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि इसके पथ में क्या आ गई, रुकावट आ गई, यानी लगातार नहीं है पथ। पथ क्या नहीं है, लगातार नहीं है, सतत नहीं है। तो विद्युत परिपथ कैसा होगा, विद्युत परिपथ ऐसा होगा जो क्या होगा, एक तो होगा सतत, एक क्या होगा, बंद होगा। कैसा होगा, बंद। तो हम इसका अभी क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम है बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम है बनाते हैं। देखिएगा
देखिएगा ये क्या है, विद्युत परिपथ। क्या है विद्युत परिपथ? मान लो कोई तार है, इस तार से मैंने क्या जोड़ दिया? बल्ब जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? बल्ब जोड़ दिया। अब यहाँ से इस बल्ब से भी दो तार है कि नहीं? आप लगाते हो बल्ब, होल्डर में लगाते हो नहीं लगाते? तो ये मान लो कोई होल्डर है, उससे क्या जुड़ा हुआ है? बल्ब। इधर से भी तार आ रहा है, इधर से भी तार आ रहा है, ये तार आगे जाएगा। ये क्या होता है भाई? एमीटर। क्या होता है? एमीटर। क्या होता है भाई? एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर होता है। जो क्या करता है भाई? एमीटर क्या काम करता है? ये क्या काम करता है भाई? क्या काम करता है? विद्युत धारा को मापने का काम करता है। क्या काम करता है? एमीटर विद्युत धारा को मापता है कि कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो एमीटर है। एमीटर हमेशा किस क्रम में लगता है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन में। किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम संयोजन में लगता है एमीटर। तो ये एमीटर है। अब देखो फिर आगे यहाँ से आई विद्युत धारा। ये क्या है? कुंजी, बटन है। आपने घरे लाइट को बटन को नहीं होगी, वो बटन है। अब बटन ऑन करांगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी भी। किसी परिपथ के अंदर हम बटन को या स्विच को ऑन करेंगे तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो मान लो ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बल्ब। यहाँ पे क्या है? एमीटर है। आगे ये क्या है? कुंजी। इसको क्या बोलते हैं? के कुंजी। कुंजी या इसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच। जब ये इस प्रकार का निशान हो तो कुंजी क्या होती है? ऑन होती है। क्या होती है? ऑन होती है। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये क्या होगी? कुंजी बंद होगी। तो ये क्या है? कुंजी। कुंजी। कुंजी का आगे ये क्या जुड़ी हुई है? बैटरी। क्या जुड़ी है? बैटरी। अब बैटरी और सेल में अंतर होता है। सेल तो होगा केवल एक ही जिसमें होगा, यानी ये क्या है? सेल है। और अनेक सेलों के संयोजन से किसका निर्माण होता है? बैटरी का। अनेक सेलों के संयोजन से किसका निर्माण होता है? बैटरी का। इसमें जो छोटा सिरा होता है उस पर माइनस होता है और बड़ा सिरा होता है उस पर क्या होता है? प्लस। ध्यान रखने वाली बात है बेटा। तो छोटा सिरा होता है उस पर माइनस होगा, बड़े सिरे पे क्या होगा? प्लस होगा। और अनेक सेल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? बैटरी। क्या बन जाएगी? बैटरी। क्या बन जाएगी? बैटरी। अभी ये क्या बन गई? बैटरी। क्या बन गई? बैटरी बन गई। समझ आई बात? ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। समझ आई? ये तो होगी बैटरी। ये क्या है? सेल। तो विद्युत परिपथ में क्या जुड़ी है? यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है। समझ आई बात? और जैसे यहाँ से स्विच ऑन होगा तो ये बल्ब क्या रहेगा? ऑन रहेगा। तो फिर हमको पता चल जाएगा कि विद्युत धारा का मान क्या है। ये क्या है? विद्युत का परिपथ। देखो ये एक तो लगातार है कि नहीं है? और एक क्या है? बंद है। बिल्कुल बंद परिपथ है। कहीं पर भी आपको कट दिखाई दे रहा है क्या? अब मान लो यहाँ से मैंने इस तार को कट कर दिया। क्या कर दिया? कट। ये देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया? कट। अब क्या है? विद्युत परिपथ कंप्लीट है क्या? नहीं है। कंप्लीट है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसके रास्ते में क्या की है? अड़चन आ चुकी है। यानी यहाँ पे हमने क्या कर दिया? विद्युत तार को कट कर दिया। तो हम क्या करेंगे? फिर इस तार को बाइंडिंग करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में वापस विद्युत धारा क्या हो जाएगी? प्रवाहित हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए? एक तो लगातार सतत होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। समझ में आई बात? विद्युत परिपथ में कौन कौन से अवयव होते हैं? ये हो गया बल्ब। आपको डायग्राम बनाने के लिए दे तो आपको इस प्रकार बनाना है। ये क्या हो गया? बल्ब हो गया। यह विद्युत धारा की दिशा। देखो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? हमेशा प्लस से माइनस की ओर। प्लस से माइनस की ओर क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा। अधिक से कम की ओर क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा। परंतु आवेश की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर। यह आपको ध्यान रखने वाली बात है। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है भाई? विद्युत धारा की दिशा आपको पूछ ले। विद्युत धारा की दिशा ये देखो, ये क्या? ये मैंने तीर का निशान क्यों लगाया? विद्युत धारा की दिशा दर्शाने के लिए लगाया है। किस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? तो विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। किस तरफ होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। ये देखो प्लस से माइनस की ओर होती है। परंतु जो आवेश होता है वो किस तरफ होता है? माइनस से प्लस की तरफ होता है। विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक। और आवेश Q का मान किस तरफ होता है? माइनस से प्लस। यानी विद्युत धारा के विपरीत दिशा में कौन बहेगा भाई? आवेश बहेगा। कौन बहेगा? आवेश बहेगा। यानी धनावेशों के प्रवाह को वैसे क्या बोल सकते हैं? अपने विद्युत धारा बोल सकते हैं। तो ये अपने विद्युत परिपथ हो गया। क्या हो गया? विद्युत परिपथ हो गया। तो इसमें हमने क्या लिखा है? धारा के अंदर क्या जुड़ा है? एमीटर जुड़ा हुआ है। एमीटर नामक यंत्र जोड़ दिया जो क्या करता है? धारा का मापन करता है। और इसे परिपथ में हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? आगे अपने पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो परिपथ में हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। पूछ ले कि एमीटर परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। तो वही बात। और ये क्या करता है? धारा का मान मापता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? यहाँ भी एक कुंजी है जो क्या है? ऑन है। के कुंजी या बटन, आपने घरे बटन को नहीं है, वो बटन ही किया हो, कुंजी है। इसको ऑन करेंगे तभी परिपथ में क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? अब देखिएगा, अब अपने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ेंगे और फिर विद्युत धारा पर और आवेश पर क्या करेंगे? अपने सवाल करेंगे।
विद्युत परिपथ समझ में आया क्या? विद्युत परिपथ कैसा होता है? बंद और क्या होता है? स्थित होता है। क्या होता है? बंद और स्थित होता है। क्या होता है? बंद और स्थित होता है। देखिएगा अब विद्युत धारा, विद्युत धारा देखिए दोस्तों कैसी लग रही है क्लास। इस क्लास को आप आगे से आगे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। हाँ सुनील धन्यवाद। तो देखिए विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भी? आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? प्रवाह की दर क्या कहलाती है? प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा, विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। यानी किसी तार के अंदर कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, ये मान लो तार है, इसके अंदर प्रति सेकंड कितने आवेश है प्रवाहित हो रहे हैं, ये क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। इस तार के अंदर कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। जितने ज्यादा आवेश प्रवाहित होंगे उस तार में उतनी ज्यादा क्या होगी? विद्युत धारा होगी। समझ में आई बात? तो किसी तार में प्रति सेकंड कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। तो आवेशों की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। इसको आई से दर्शाते हैं। किससे? आई से। तो आई बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन टी। क्या होगा? क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? आवेश। क्या है? आवेश। क्या है? आवेश। और टी क्या है? टी क्या है? समय। क्या है? समय। यानी प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। क्या कहलाएगी? अगर दर कहीं पे आ जाए तो इसका मतलब है वो क्या होगा? समय। क्या होगा? समय। दर में किसको मापा जाता है? समय को मापा जाता है। समझ में आई क्या बात है? आई बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन टी। तो क्यू का मान आपको पता है ना, पीछे हमने पढ़ा है। तो क्यू बराबर क्या होता है? अन ई। तो विद्युत धारा का एक मान और हो गया अन ई अपॉन टी। तो यानी प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने वाली जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के दो सूत्र हो गए। एक तो आवेशों के प्रवाह की दर को आई बराबर क्यू अपॉन टी क्या कहलाती है? विद्युत धारा। एक होती है आई बराबर अन ई अपॉन टी। अन क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या? आवेश। यानी प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वो क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। समझ में आई क्या बात है? अपने एक इसके ऊपर क्या कर लेते हैं? सवाल कर लेते हैं। अब देखो एक विद्युत धारा का सबसे पहले अपने मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? मापते किसमें है? विद्युत धारा को मापते किसमें है? आवेश का मात्रक क्या होता है अभी? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। क्या होता है अभी? कूलाम। इसको सी से लिखते हैं। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। अब कोई जब आवेश होता है बट्टे में, कहाँ पे होता है? बट्टे में, उसको बोलते हैं प्रति। क्या बोलते हैं? प्रति। तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड। अब इस सेकंड को जब आप ऊपर लेके जाते हो तो ये हो जाता है इनवर्स। क्या हो जाता है? इनवर्स। तो कूलाम सेकंड इनवर्स, या फिर इसको लिख सकते हो कूलाम प्रति सेकंड। प्रति सेकंड है। और इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर क्या बोलते हैं? एम्पियर, जिसको एएमपी बोलते हैं। तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर को क्या बोलते हैं? कूलाम प्रति सेकंड। क्या बोलते हैं? कूलाम प्रति सेकंड या कूलाम सेकंड इनवर्स। ये विद्युत धारा की क्या हो गए? मात्रक। क्या हो गए? मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। हमने पढ़ा था। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अन्य का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि अन्य क्या होती है? सिर्फ संख्या। क्या होती है? संख्या। संख्या का कोई मात्रक होता नहीं, संख्या को किसी में मापा नहीं जाता। तो क्यू का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। टी का मात्रक क्या हो गया? समय। यानी समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। सेकंड में मापते हैं समय को, तो कूलाम प्रति सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं? कूलाम सेकंड इनवर्स। और इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं भाई? एम्पियर बोलते हैं। समझ में आई क्या बात है? अब अपने एक एम्पियर की परिभाषा, अब क्या पढ़ेंगे? एक एम्पियर की परिभाषा पूछ लेते हैं भाई। अब एक एम्पियर की परिभाषा पूछ लेते हैं। तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है भाई? एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? तो देखिएगा आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। एक एम्पियर कब होगा? जब क्यू के बराबर क्या कर दिया हमने? एक कूलाम आवेश। क्या कर दिया? एक कूलाम आवेश। क्यू का मान कितना कर दिया? एक कूलाम आवेश। समय को क्या कर दिया? एक सेकंड। तो टी बराबर हमने क्या कर दिया? एक सेकंड। अब एक को एक से भाग देंगे तो एम्पियर का मान कितना आ जाएगा? एक। तो एक एम्पियर कब होगा? तो आई बराबर
1 कूलाम आवेश और 1 सेकंड समय हो गया, बराबर कितना माना जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, तो इसकी परिभाषा क्या होगी 1 एम्पियर की, कि किसी तार में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले, प्रति 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले 1 कूलाम आवेश को क्या बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं 1 एम्पियर। तो देखिए किसी परिपथ या चालक तार में 1 एम्पियर की परिभाषा यहां से क्या होगी, किसी परिपथ या चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित 1 कूलाम सी से अर्थ होता है कूलाम। 1 कूलाम आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। तो धारा का मान किस में मापते हैं भाई, एम्पियर में मापते हैं। आपको पता होना चाहिए धारा का मान किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, मान लो ये कोई परिपथ है, ये क्या है परिपथ है, विद्युत परिपथ या विद्युत तार है। इसके अंदर 1 सेकंड के अंदर कितनी सेकंड में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे 1 एम्पियर है बोलेंगे। समझ में आई क्या बात है, 1 एम्पियर है बोलेंगे। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ तक कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। कैसी लग रही है दोस्तों, क्लास को शेयर करके बताइए, कमेंट करके भी बताइए। देखिएगा एक न्यूमेरिकल है, यदि किसी तार में क्वेश्चन है, यदि किसी तार में कोई तार है, किसी तार में यदि किसी तार में 5 सेकंड में, कितने सेकंड में 5 सेकंड में 20 कूलाम, कितने कूलाम है 20 कूलाम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 कूलाम में आवेश प्रवाहित होता है। 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा क्या ज्ञात करनी है, विद्युत धारा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए प्रश्न में दिया हुआ क्या है, तो आपको वो लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है दिया हुआ क्या है। सबसे पहले क्या दिया 5 सेकंड, क्या दिया 5 सेकंड, यानी ये क्या है टाइम, सेकंड आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड किसका मात्रक होता है बेटा, टाइम का। किसका मात्रक होता है, टाइम का। किसका मात्रक होता है, टाइम का। किसका मात्रक होता है, टाइम का। तो किसका मात्रक होता है, टाइम का। तो देखिएगा टी बराबर कितना दिया अपने को 5 सेकंड। अब देखिएगा यहाँ पे कूलाम, और कूलाम मात्रक किसका होता है बेटा, आवेश का। किसका मात्रक होता है, आवेश का। शाबाश, किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो कूलाम आवेश का मात्रक होता है। तो अपने क्या लिखेंगे क्यू, आवेश को क्यू से लिखते हैं ना। तो क्यू बराबर अपने को दिया 20 कूलाम, कितना दिया 20 कूलाम। अब अपने को पूछा है कि विद्युत धारा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो विद्युत धारा, एक क्वेश्चन तो बेटा इसमें से सरल आएगा, एक क्वेश्चन क्या आएगा, सरल आएगा। तो विद्युत धारा का मान आई अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। आई अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लो ये तार है, ये क्या है, तार है बेटा, ये क्या है, तार। इस तार में क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित कितनी हो रही है अपने को ज्ञात करना है। अपने को दिया गया इस तार के अंदर कितने सेकंड में, 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। इस तार के अंदर 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर कितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो आई का मान अपने ज्ञात करना। अपने को पता है कि आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है भाई, विद्युत धारा कहलाती है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। अब अपने को मान रखना है, बिल्कुल सिंपल है प्रश्न। तो आई बराबर क्यू का मान है यहाँ पे कितना है भी 20 कूलाम, कितना है 20 कूलाम। टी का मान कितना है, टी का मान है 5 सेकंड। क्या मान है, 5 सेकंड। समझ में आई क्या यहाँ पर बात। अब 5 को 20 से आप काटोगे तो क्या मान आएगा, 4। क्या मान आएगा, 4। 5 के 20। अब यहाँ पे मात्रक क्या आएगा, यहाँ पे मात्रक आएगा एम्पियर। क्या मात्रक आएगा, एम्पियर। तो आपको ध्यान रखना है, मात्रक का विशेष तौर से ध्यान रखना है, वरना पेपर में प्रश्न गलत हो सकता है। तो मात्रक क्या आएगा, 4 एम्पियर। क्या आएगा, 4 एम्पियर। तो इस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। और ये समझ में आया क्या, समझ में आया क्या दोस्तों। तो लिख लीजिएगा 4 एम्पियर की धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। एम्पियर को क्या बोलते हैं, कूलाम प्रति सेकंड। ये क्या है, कूलाम, ये सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो आप ये भी पूछ सकते हैं एम्पियर को क्या बोलते हैं, तो कूलाम प्रति सेकंड या कूलाम सेकंड इनवर्स, ये क्या बोलते हैं, एम्पियर। अब अपने एक सवाल और कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि
बच्चों की डिमांड है कि साथ में सर न्यूमेरिकल भी करवाओ, क्या करवाओ, न्यूमेरिकल भी, तो कर लेते हैं, अपने क्या है न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों एक क्वेश्चन है, यदि किसी धातु के तार में दिया गया कोई धातु का तार है, क्वेश्चन यदि किसी धातु के तार में 10 सेकंड में, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में 5 × 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन, 5 × 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो ज्ञात करो। एक नंबर अपने ज्ञात करना है प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा, एक नंबर ज्ञात करना है प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा अपने को ज्ञात करनी है। दूसरा अपने को ज्ञात करना है उत्पन्न धारा, अपने क्या करना है, उत्पन्न धारा अपने को ये क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो प्रश्न अब की बार थोड़ा सा लेंथ दिया है, थोड़ा लेवल का दिया है, ऐसे प्रश्न भी आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, आवेश पढ़ाया था। तो ये कह रहा है कोई तार है धातु का, हमेशा किसमें प्रवाहित होती है, विद्युत धारा धातु के अंदर प्रवाहित होती है, धातु के अंदर प्रवाहित होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो धातु का कोई तार है, तार में 10 सेकंड में, यानी हमको क्या दे दिया, t बराबर क्या दे दिया बेटा, 10 सेकंड, क्या दे दिया 10 सेकंड में 5 × 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब हमें क्या दे दी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या दे दी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी, क्या दे दी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अन बराबर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, 5 × 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो हमको पहला तो पूछ लिया इसमें प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा, यानी हमको क्या पूछ लिया, क्यू पूछ लिया। दूसरा हमें पूछा है इसके अंदर उत्पन्न धारा, हमें क्या पूछा है, आई, क्या पूछा है भाई, आई पूछा है। तो आई हमें पूछा है। तो देखो सबसे पहले हमें क्यू पूछा है, तो हमने क्या पढ़ा था, आवेश का सूत्र, आवेश की मात्रा का सूत्र पढ़ा था नहीं पढ़ा था भी, आवेश की मात्रा की हमने परिभाषा भी पढ़ी थी। किसी पदार्थ में क्या धनावेश और ऋणावेश की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, उसके आवेश की मात्रा होती है। तो Q का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, अन ई, क्या पढ़ा था, अन ई, देखो काम में आ रहा है ना, तो अन ई। तो देखिएगा तो अन का मान हमें दिया गया, कितना दिया गया, 5 × 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन हमें मान दिया गया है। ई का मान हमें पता ही है कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 है कूलाम। तो 1.6 × 10 की पावर -19 है कूलाम, ये क्या होता है, इसका मान होता है, ये इसका मान होता है। ई का मान हमने रख दिया, अन का मान हमें दिया है 5 × 10 की पावर 24। अब देखो बेटा यहाँ पे 24 है वो प्लस की है ना, 24 घात वो प्लस की है, और यहाँ पे जो -19 घात है वो किसकी है, माइनस की है। तो प्लस को माइनस से घातें क्या होती है, घटती है। जब आधार समान होते हैं, आपने पढ़ा होगा गणित में, जब आधार समान होते हैं तो घातें घटती या जुड़ती है। तो यहाँ पे आधार समान है ना, ये 10 है ये 10 है, तो ये देखिए ये आपस में क्या होगी, घटेगी। तो घटेगी तो देखिएगा Q बराबर 5 × 1.6 × 10 की पावर क्या रहेगी भाई, 24 में से 19 जाने में क्या रहेगी, 5, क्या रहेगी 5। अब जब आप इसको गुणा करोगे तो गुणा करने से अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 को आप 6 से गुणा करोगे, 1.6 से किया जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8 × 10 की पावर क्या रहेगी 5। ये तो अपना आ गया Q, क्या आ गया भाई Q। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, Q का मान आ गया, यानी आवेश का मान आ गया। आवेश हमने ज्ञात कर लिया, यानी हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। देखिएगा हमें आवेश की क्या पूछी है, मात्रा पूछी है सबसे पहले। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर अन ई। तो अन का मान हमें पेपर में दिया गया, प्रश्न में दिया गया 5 × 10 की पावर 24, और ई का मान अपने को पता ही, हमने शुरुआत में सीखा था कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर 19 है कूलाम है। अब देखिएगा आधार समान होता है तो घातें जुड़ती या घटती हैं। तो घटाया 24 में से 19 घटाया कितना रहा 5। तो 5 को 1.6 से गुणा किया तो 8 आया, तो 8 × 10 की पावर 5 क्या आ गया, आवेश। और आवेश का मात्रा क्या होता है भाई, कूलाम, क्या होता है कूलाम। ये पहला स्टेप यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, समझ में आया क्या। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत धारा। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत धारा। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत धारा। तो 2 नंबर हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत धारा। क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत धारा। तो आई बराबर क्या होता है बेटा, सूत्र Q/T। Q का मान हमने वहां पे ज्ञात कर ही लिया। Q का मान कितना है भाई, Q का मान है 8 × 10 की पावर 5, और T का मान कितना है 10,
कितना है 10 सेकंड टी का मान है। जब हम देखिएगा अब ये 10 यहाँ पे है ना, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, किस में बदल जाएगा माइनस में, किस में बदल जाएगा माइनस में, यानी एक घात किसकी होगी माइनस की होगी, तो 10 की घात -1 हो गया। तो जब इसको हल करेंगे तो आई बराबर मान आएगा 8 इंटू, तो माइनस है आधार सेम है तो घातें क्या होगी घटेगी, तो 10 की घात 4, ये अपनी क्या होगी 4 एम्पियर विद्युत धारा होगी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, प्रश्न समझ में आया क्या, कोई दिक्कत आई है क्या किसी को? देखिए दोस्तों बताइए, ये अपना पूरा पूरा न्यूमेरिकल हो गया। आपको पता होना चाहिए भी प्रश्न में दिया क्या हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है। ये विद्युत धारा से संबंधित है, मैंने आपको 2 प्रकार के न्यूमेरिकल करवा दिए। एक अपने सवाल और कर लेते हैं विद्युत धारा के ऊपर ही, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करवाइए, तो अपने न्यूमेरिकल करवा देते हैं। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं विद्युत धारा के ऊपर ही, अपने एक न्यूमेरिकल है और कर लेते हैं। फिर अपने विद्युत विभव पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे, फिर अपने श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है संयोजन पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे। एक उसने यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में, तार चालक होना चाहिए, अगर तार चालक नहीं होगा कुचालक होगा तो उसमें आवेश होंगे वो प्रवाहित नहीं होंगे। यदि किसी चालक तार में 2 सेकंड में, कितने सेकंड में 2 सेकंड में 2 सेकंड में 3 एम्पियर 3 मिली एम्पियर या मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर धारा उत्पन्न हो, एम्पियर धारा उत्पन्न हो तो प्रवाहित आवेश की मात्रा, तो प्रवाहित आवेश की मात्रा, तीनों प्रकार से मैंने आपको प्रश्न करवा दिया। आवेश की मात्रा तीनों प्रकार से आपको प्रश्न करवा दिया, आपके वकील सर ने आपको तीनों प्रकार से प्रश्न करवा दिया। अब की बार अपने को क्या दिया गया, अभी आपको पता होना चाहिए दिया क्या गया, t बराबर है 2 सेकंड, क्या दिया गया t बराबर है 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड। आई का मान आपको दिया गया है, आई का मान दिया गया 3 मिली एम्पियर। अब देखो ये मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर को आप एम्पियर में बदलोगे तो क्या आएगा भाई 10 की घात 3 एम्पियर, मिली एम्पियर को आप एम्पियर में बदलोगे तो क्या आएगा 10 की घात 3 एम्पियर। इसको 10 की घात 3 से क्या करना पड़ेगा गुणा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर है 3 एम्पियर। समझ में आई क्या बात, मिली एम्पियर को आपको एम्पियर में बदलना है तो आपके पास आई टी का मान आ गया मिली एम्पियर को। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मिली होता है ना, मिली को आप किस में बदलते हो, मिली को जब आप एम्पियर में बदलोगे तो कितना आएगा 10 की पावर 3। अगर आप माइक्रो को बदलोगे, माइक्रो को एम्पियर में बदलोगे, कोई माइक्रो आ जाए, माइक्रो को एम्पियर में बदलोगे तो क्या आएगा 10 की पावर है 6, क्या आएगा 10 की पावर -6। और नैनो को बदलोगे एम्पियर में, आपको देते हैं नैनो एम्पियर है तो उसको एम्पियर में बदलोगे तो क्या करना है 10 की पावर है -9 से क्या करना है गुणा, क्या करना है गुणा। समझ में आई क्या बात है, -9 से क्या करना है गुणा करना है, वो किस में बदल जाएगा एम्पियर में बदल जाएगा। तो 10 की पावर -3 से आपको इसको क्या करना है गुणा करना है। तो देखिएगा अपने को मान दिया है यहाँ पे, वो देखिए तो आपको पता है विद्युत धारा का मान क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा I बराबर Q/T। कर सकते हो क्या, एक बार आप खुद करके देखिए। अब मैंने आपको पूरा मान दे दिया, ये सूत्र लिख दिया, खुद करके देखोगे बेटा तभी एग्जाम में आपसे तैयारी होगी, वरना मैं तो 2 सेकंड बाद में आपको करवाऊंगा। आप खुद करके देखिए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सवाल सूत्र मैंने लिख दिया, मान लिख दिया, अब आपको करना है मिली एम्पियर में बदल दिया, 3 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया। इसको करके देखिए, जल्दी से जल्दी फटाफट करिए बेटा, करिए दबा दबा, हाँ जल्दी से करिए। तो देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, Q क्या ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। तो Q को अपने को इस तरफ लाना पड़ेगा, Q को ज्ञात करना है तो Q को इस तरफ लाना पड़ेगा। तो Q इस तरफ लाएंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा बेटा IT, क्या हो जाएगा सॉरी Q बराबर IT हो जाएगा। तो देखिएगा I का मान कितना है बेटा, I का मान है 3 इंटू 10 की पावर -3 और T का मान कितना है
2, कितना है 2। जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने से आप सभी को पता है गुणा कर सकते हो, तो गुणा करने से कितना मान आएगा 6 × 10⁻³ एम्पियर, एम्पियर आएगा। अब एम्पियर है, वापिस इसको मिली एम्पियर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर इसका मान विद्युत धारा का आ जाएगा। समझ में आया क्या? ये आपको मैंने विद्युत धारा से संबंधित जो न्यूमेरिकल आते हैं वो करवा दिए। आपको पता होना चाहिए, सूत्र का पता होना चाहिए। अपने क्या किया, IT इसको गुणा कर दिया 3 × 10⁻³ और t का मान यहाँ पे रख दिया 2 सेकंड था, गुणा किया 6 × 10⁻³ एम्पियर आ गया। अब इसको मिली एम्पियर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 मिली एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं 10⁻³ तो वापिस इसको किस में बदल दिया, अपने मिली एम्पियर में बदल दिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत विभव। हम पढ़ेंगे विभव व विभवांतर। क्या पढ़ेंगे, विभव व विभवांतर। विभव व विभवांतर, विद्युत विभव व विभवांतर। देखिएगा विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले विभव की परिभाषा क्या होती है, विभव, विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है। ये कहता है कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, ये निशान अनंत का होता है बेटा, इनफाइनाइट, अनंत, अनंत, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो देखिएगा, मान लो ये कोई तार है, ठीक है, ये क्या है, कोई तार है, और ये कोई तार है, और यहाँ पे अनंत दूरी पर क्या पड़ा है, कोई धनावेश पड़ा है। क्या पड़ा है, धनावेश है पड़ा है। वो कहाँ पर पड़ा है, अनंत दूरी पर पड़ा है। अब इस धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र में, यानी इस तार तक लेके आने में, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इस Q आवेश को अनंत क्षेत्र से इस तार तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, काम, वो काम ही क्या होगा, विद्युत विभव। क्या होगा, विद्युत विभव, काम करना पड़ेगा। इसको लाने के लिए क्या चाहिए, एक प्रकार का बल। क्या चाहिए, बल। अरे किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। बल, बल क्या होता है भाई, बल क्या होता है, किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करे। कार्य, कार्य की परिभाषा क्या होती है भाई, किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करे, तो परिवर्तन करने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, बल। क्या लगाना पड़ेगा, बल। समझ में आई बात। तो ये क्या कर रहा है, इस Q आवेश को यहाँ तक लेके आ रहा है, तो कोई ना कोई तो इस पे बल लगा रहा होगा। तो यहाँ तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है इसके द्वारा, वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। सीधी सी परिभाषा याद रखनी है कि कोई धनावेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहा है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य उसको करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। तो देखिएगा विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, सूत्र, तो विद्युत विभव, विभव का सूत्र क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश। यानी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। कार्य को किससे दर्शाते हैं बेटा, W से, वर्क, वर्क होता है कार्य। और आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से। तो देखो विभव का सूत्र क्या हो गया, W/Q, W/Q। विभव का क्या हो गया सूत्र, तो देखिएगा विभव का सूत्र क्या हो गया, W/Q, W/Q विभव का क्या हो गया, सूत्र हो गया। समझ में आई क्या बात है, ये हो गया विद्युत विभव का सूत्र। अब देखिएगा, विद्युत हमेशा जो वस्तुएं होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या करती है, गति करती है। हमेशा जो वस्तुएं होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या करती है, गति। जैसे देख लेना, मान लो ये कोई पात्र है जिसके अंदर क्या है, यहाँ तक धनावेश है, भरा हुआ है, और ये पात्र है जहाँ पे क्या भरा हुआ है, ऋणावेश है, भरा हुआ है, यानी
कम विभव है ना, ऋणावेश भरा हुआ है, तो हमेशा जो विभव होगा वो उच्च से क्या आ जाएगा, निम्न की तरफ जाएगा, यानी ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो विद्युत विभव की दिशा क्या होती है, विद्युत विभव की दिशा होती है उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर। तो विद्युत विभव की दिशा क्या होती है, उच्च से निम्न की ओर। अब अपने इसका मात्रक, अब इसका हम क्या कर लेते हैं, मात्रक पता कर लेते हैं। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को अपने क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो कैसा होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम के तुल्य होता है, या फिर क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? अब हम पढ़ेंगे विभवांतर। क्या पढ़ेंगे, विभवांतर। देखिएगा, अब 1 वोल्ट की परिभाषा यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। पूछ लेते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो इसे क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। 1 कूलाम आवेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। तो वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जब 1 जूल कार्य करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। समझ में आई क्या बात। 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल हो तो वह 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। तो विद्युत विभव को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। ये आपका विद्युत विभव हो गया। किसी कोई दिक्कत, विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, W/Q, कार्य बटा में जूल। अब अपने विभवांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विभवांतर। और दोनों पे क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम। दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अब विभवांतर क्या होता है भाई, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, अब हम विभवांतर की परिभाषा देखेंगे। ये कहता है बेटा कि 1 कूलाम जो आवेश है, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में, वो तो क्या था, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। विभवांतर क्या है, 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में, इसमें विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दो बिंदुओं के विभवांतर के तुल्य होता है। विभवांतर के तुल्य यानी बराबर होता है, तुल्य होता है, विभवांतर के तुल्य होता है। मान लो यह है माइनस आवेश, यह है प्लस आवेश, और ये पूरा पूरा क्या है, विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब देखो, अब माइनस और प्लस अंतर है ना, एक के पास ज्यादा है, एक के पास आवेश कम है। और मैंने क्या बताया कि आवेशों का प्रवाह, विद्युत विभव का प्रवाह कैसे होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहाँ पर जो कोई आवेश है, उस आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हम कार्य करेंगे, और कार्य करने से जो इनके बीच में क्या आएगा, अंतर। क्या आएगा, अंतर। विभव का जो अंतर आएगा उसे क्या बोलेंगे, अपने विभवांतर। क्या बोलेंगे, विभवांतर। ये कहाँ होता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर होता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर होता है, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का क्या आ जाएगा, अंतर। ये क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो समझ में आएगी क्या, ये हो गया आपकी विभव और विभवांतर की परिभाषा। अब अपने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। विभवांतर के ऊपर भी अपने क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो कोई 4 कूलाम का आवेश है, क्वेश्चन नंबर 4 कूलाम का आवेश
अनंत से 4 कूलाम का आवेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाना है। अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कार्य का मान 20 जूल है। तो विद्युत विभव ज्ञात करो। विद्युत विभव ज्ञात करो। देखिएगा हमें क्या दिया है, कोई आवेश है उसकी मात्रा दी है, Q बराबर कितना दिया है 4 कूलाम। कितना दिया है 4 कूलाम है। और हमें कार्य W का मान कितना दिया है भाई 20 जूल। कितना दिया है 20 जूल। ये क्या कह रहा है कि कोई आवेश है उसको अनंत से, कहां से अनंत से कहां पे लेके आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र में। कहां पे लेके आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र में। आवेश का मान कितना है अभी 4 कूलाम। आवेश का मान कितना है 4 कूलाम। और यहां तक लाने में जो हमने कार्य किया है, यहां से यहां तक लाने में जो व्यक्ति ने कार्य किया वो कितना किया 20 जूल। तो बताइए इसमें विभवांतर का विभव का मान कितना है। तो विभव बराबर क्या होता है बेटा, विभव बराबर सूत्र होता है क्या होता है W/Q या फिर कार्य अपॉन आवेश। तो यहाँ पे मान रख दोगे तो 20/4 तो उत्तर क्या आ जाएगा 5। और वोल्ट मान क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है वोल्ट। तो 5 वोल्ट अपने को कार्य करना पड़ेगा। 5 वोल्ट कार्य करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या। अब है विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर है, इस विभव और यहाँ पे मान लो यहाँ पे इसका विभव है 5 वोल्ट और इसका विभव 3 वोल्ट। ये इनके बीच का 5 और 3 अंतर कितना आ रहा है 2 अंतर 2 आ रहा है ना, 2 वोल्ट का अंतर आ रहा है ना। तो ये क्या होगा विभवांतर है। तो दोनों बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर है या कितना विभव का अंतर है, इसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है अभी वोल्ट मीटर का। किसका उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। तो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। किसका उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। तो देखिएगा लिखिएगा विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं वोल्ट मीटर। किसका उपयोग करते हैं वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और वोल्ट मीटर किसके क्रम में जुड़ता है अभी वोल्ट मीटर जो परिपथ में जुड़ता है वो किस में जुड़ता है समांतर क्रम। ध्यान रखना एमीटर किस क्रम में जुड़ रहा था श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ रहा था श्रेणी क्रम में। जो वोल्ट मीटर होता है वो किस में जुड़ता है समांतर क्रम में। तो वोल्ट मीटर है परिपथ में कैसे जुड़ता है भाई समांतर क्रम। और इसका अन्य नाम हो रहा है जिसे बोलते हैं पार्श्व क्रम। क्या बोलते हैं पार्श्व क्रम में जुड़ता है। किस में जुड़ता है पार्श्व क्रम में जुड़ता है। ये अपना हो गया विभवांतर या विभवांतर हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है। अब देखिएगा एक तथ्य और याद रखना है, जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है अनंत होता है। क्या होता है अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध क्या होता है बेटा विद्युत के मार्ग में आने वाली जो बाधा होती है उसे क्या बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं प्रतिरोध। मान लो करंट जा रही है विद्युत धारा जा रही है और उसके मार्ग में हमने क्या लगा दी बाधा यानी रोक लगा दी रुकावट लगा दी, उसे क्या बोलते हैं प्रतिरोध। तो आपको दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है नोट लगा करके आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर। और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। देखिएगा आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध हमेशा कितना होता है अनंत। कितना होता है अनंत यानी इनफाइनाइट होता है। और आदर्श जो एमीटर है आदर्श एमीटर उसका प्रतिरोध कितना होता है। एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है यानी वो धारा को सही मापेगा जब उसका प्रतिरोध क्या होगा शून्य। तो कितना होता है अभी शून्य होता है। कितना होता है शून्य होता है। तो ये दोस्तों अपनी आज की क्लास है कक्षा 10th के लिए। कैसी लगी दोस्तों क्लास मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके लाइक करना कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको शानदार तरीके से पूरा डिटेल से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसका साथ साथ में हम न्यूमेरिकल करेंगे और साथ साथ में हमें उन लेसनों को करेंगे। कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हम जो भी आपके NCERT की बुक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल हम सारे न्यूमेरिकलों को यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आपको तरीका बता देंगे
समझ आई बात। आज हमने क्या पढ़ी, विद्युत धारा। क्या पढ़ी, विद्युत धारा। विद्युत धारा से पहले हमने क्या पढ़ा, आवेश। क्या पढ़ा, आवेश। विद्युत धारा किसे कहते हैं अभी, आवेशों के प्रवाह है किधर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। याद रखना है विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है अभी, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। फिर हमने क्या पढ़ा, वोल्ट था। क्या पढ़ा, वोल्ट था। या विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर। विभव क्या होता है अभी, अनंत से किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। विद्युत विभव। अब विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का जो विभव होता है उसका अंतर क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। क्या कहलाता है, विभवांतर। विभवांतर का क्या, विभव का अंतर। विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जुड़ता है भाई, समांतर क्रम में। किस में जुड़ता है, समांतर क्रम में। विद्युत विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्टता में मापते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल किए। तो इसी के साथ दोस्तों बोलिए जय वीर तेजाजी की, राम राम। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।